स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी जो 12th क्लास की चैप्टर है और उस चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, या तो कह सकते हैं ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग आज के ऑब्जेक्टिव क्लास की ओर। आज की जो ऑब्जेक्टिव क्लास है उसमें फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आया है और ये देख रहे हैं क्या है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी व्हेन एन एमीटर इज शंटेड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी बोला जा रहा है कि एमीटर है उसमें शंट जो लगा हुआ रहता है उसको लगाने से, उसको शंट करने से क्या होता है, कुल प्रतिरोध जो होती है परिपथ का क्या होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ता है इंक्रीज, घटता है डिक्रीज, स्थिर रहता है रिमेन्स कांस्टेंट, कोई नहीं। यानी कौन सा ऑप्शन होता है वो कमेंट बॉक्स में आप जो है से बताइए। ए बी सी डी किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे? ए के साथ बढ़ता है, बी के साथ घटता है, सी के साथ स्थिर रहता है, या फिर किसी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे तो डी ऑप्शन लगाइए, क्या होगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले बता दूं कि शंट का मतलब होता है लो रेसिस्टेंस। शंट का मतलब क्या होता है यहां पर? लो रेसिस्टेंस वायर, यानी वैसा तार जिसकी प्रतिरोध बहुत बहुत कम होती है। और ये देखिए यहां पे ये गैल्वेनोमीटर रहता है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में इस शंट को जोड़ा जाता है ना, निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो इसका जो कुल प्रतिरोध आएगा वो प्रतिरोध आर ये होगा एमीटर का, जो शंट से भी छोटा होता है और गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से भी छोटा होता है, यानी बहुत बहुत कम हो जाता है। यानी शंट करने से प्रतिरोध जो है परिपथ का वो घटता है। मतलब समांतर क्रम में जितना छोटा प्रतिरोध जोड़ोगे उतना जो है से परिपथ का प्रतिरोध घटेगा, तो घटता है। कौन सा ऑप्शन के साथ गए? बी ऑप्शन के साथ। चलिए अब आगे नेक्स्ट है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है द एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर इट इज, यानी विद्युत जो हीटर होता है ना, जो गर्म होता है और उष्मा ऊर्जा देता है ना, तो उसमें कौन सा जो है से तत्व का व्यवहार किया जाता है? तांबा यानी कॉपर, प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम। किसके साथ जाना पसंद करेंगे उसको कमेंट बॉक्स में डालिए कि ए को पसंद कर रहे हैं, बी को, सी को, डी को, कौन सा ऑप्शन आप जान रहे हैं। क्या होता है उस तार का नाम, उसका नाम जल्द बताइए। तो ये जो है से क्या है? नाइक्रोम है। यानी नाइक्रोम जो है ना, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज्यादा होता है और प्रतिरोध भी उसका ज्यादा होता है। इसलिए उससे जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा को वो उष्मा ऊर्जा में बदलने का काम करता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रतिरोध रहेगा उतना ज्यादा वो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करेगा, यानी डी ऑप्शन। आगे देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर आवर इज यूनिट, यानी एम्पियर घंटा जो है, एम्पियर आवर जो है वो किसका मात्रक है, किसका यूनिट है? शक्ति का मतलब पावर, ऊर्जा का मतलब एनर्जी, आवेश का मतलब चार्ज का, विभवांतर का यानी पोटेंशियल डिफरेंस का। यानी ए बी सी डी किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे? जल्द आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि एम्पियर आवर जो होता है, एम्पियर घंटा जो होता है वो किसका मात्रक है। ए बी सी डी किसके साथ जाना पसंद करेंगे, किसको लाइक करते? तो देखिए इस सवाल को जवाब देते हैं एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? किसका? तो विद्युत धारा का। घंटा किसका मात्रक? समय का, आने टाइम का। आई बराबर ई टी बराबर क्या होता है?
Q, यानी Q बराबर आई टी, यानी ये जो आई टी आ रहा है वो किसका फॉर्मूला है, तो विद्युत आवेश का, यानी एम्पियर जो घंटा है विद्युत धारा इंटू टाइम दे रहा है, इसका मतलब क्या बतला रहा है, आवेश बता रहा है, यानी किसके साथ चले गए, सी ऑप्शन के साथ चले गए, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, अब आते हैं निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, Which of the following is correct for mobility, या तो इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। म्यू ई इज इक्वल टू ई इंटू वी डी, ये जो है विद्युत क्षेत्र है, डी जो है वो अनुगमन वेग है जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। म्यू ई इज इक्वल टू ई बाई वी डी, म्यू ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई वी डी, म्यू ई इज इक्वल टू वी डी का मोड बाई, किसके साथ जाएंगे, ए बी सी डी, चारों में कौन सा आपको परफेक्ट आंसर लग रहा है, कौन सा करेक्ट आंसर लग रहा है, इसको जल्द कमेंट बॉक्स में डालिए, ए बी सी डी किसके साथ जाइएगा। तो देखिए ये जो गतिशीलता होती है म्यू ई होती है, वो क्या होता है, वी डी बाई ई होता है, यानी किसी चालक तार के दोनों छोरों के बीच यदि आप विभवांतर आरोपित करते हैं यानी विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से उसकी जो अनुगमन चाल होती है वही उसके लिए यानी इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी होता है, यानी गतिशीलता होता है, यानी म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो आंसर नंबर डी करेक्ट हुआ, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, Which of the following is correct for current density, जे विद्युत धारा घनत्व है, धारा घनत्व, आई विद्युत धारा है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। अब बताइए जे इज इक्वल टू आई है, जे इज इक्वल टू आई बाई है, जे इज इक्वल टू ए बाई आई, जे इज इक्वल टू आई इंटू ए स्क्वायर, किसके साथ जाएंगे, ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ये आप जो है से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक इसको बोलते हैं। तो क्या होगा, तो धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है उसके लिए फॉर्मूला पहले देखना होगा, क्योंकि धारा घनत्व का मतलब होता है, करंट डेंसिटी का मतलब होता है, यहां पर देखिए विद्युत धारा यानी आई और बाई क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो क्षेत्रफल होगा है ना, उससे जो पास करता है, तो प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से उसके सतह के लंबवत जितना विद्युत धारा पास होगी वही धारा घनत्व होगा, यानी विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होगा, मतलब आई बाई ए होगा। तो आई बाई ए इसमें कौन सा दिख रहा है, तो बी ऑप्शन दिख रहा है, यानी बी के साथ चलना होगा, बी को पसंद करना होगा, बी को लाइक करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, व्हाट इज मेनली मेजर्ड बाय ए पोटेंशियोमीटर। देखिए ऐसे बता दूं, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मुख्यतः क्या मापा जाता है ये जानना है। तो विभव मापी जो है उससे सेल का विद्युत वाहक बल, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापा जाता है। लेकिन बोल रहा है हम मुख्यतः मेनली किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ए नंबर में विद्युत धारा करंट धारा, प्रतिरोध रेसिस्टेंस, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, कोई नहीं, किसके साथ जाना पसंद करेंगे, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो विभवांतर है, यानी दो बिंदु के बीच के विभवों के अंतर को मापने के लिए। चलिए ये हो गया। अब देखिए विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए, यानी टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर,
यानी विभवमापी की यदि सुग्राहिता को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, इसके तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद बढ़ाना होगा, माने तार की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उसको बढ़ाना होगा, मतलब तार को मोटा करना होगा, है ना। टू इंक्रीज क्रॉस सेक्शन ऑफ इट्स वायर, क्या ये सही है? इसके तार में धारा को घटाना होगा। टू डिक्रीज करंट इन इट्स वायर, क्या ये बात सही है? इसके तार में धारा को बढ़ाना होगा। टू इंक्रीज करंट इन इट्स वायर, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। टू इंक्रीज लेंथ ऑफ इट्स वायर, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, क्या होगा? तो बता दूं कि यहां पर, है ना, जो आप ऑप्शन ला रहे हैं वो सबसे पहले कमेंट में डाल दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि हमने ये जो है से चूज किया, इसको पसंद किया, इसको लाइक किया। तो सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा कि विभवमापी की जो सुग्राहिता होती है, वो जो विभवमापी में तार लगाया जाता है, वायर लगाया जाता है, उसके लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। मतलब जितना तार की लंबाई ज्यादा होगा उतना ही वो विभवमापी की सुग्राहिता भी ज्यादा होगी, है ना। यानी जो है लंबाई के सीधा समानुपाती। तो क्या करना पड़ेगा? सुग्राहिता को बढ़ाना है, मतलब तार के लंबाई को बढ़ाना होगा। सुग्राहिता को घटाना है तो तार की लंबाई को घटाना होगा, मतलब इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए। यानी किसके साथ जाना पसंद करेंगे, किसको लाइक करेंगे, किससे लव करेंगे? तो यहां पे ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी चालकत्व होगी, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 500 ओम, इट्स कंडक्टेंस इज। देखिए कंडक्टेंस निकालना है, ये न्यूमेरिकल टाइप से, तो जल्द कैलकुलेट करके आप बताइए कि ए नंबर में 0.002 पर ओम होगा, 0.02 पर ओम होगा, 50 पर ओम होगा, 500 पर ओम होगा, क्या होगा? आप जो है से कमेंट बॉक्स में डाल सकते। देखिए, तो यहां से इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आर की वैल्यू 500 ओम है। अच्छा, निकालना क्या है? चालकत्व, कंडक्टेंस। तो ये होता है G इज इक्वल टू 1/R, यानी 1/500, और ये ओम ऊपर जाएगा मतलब पर ओम हो जाएगा। क्या इसको 1/5 इंटू 1/100 लिख सकते हैं? वही बात है, ये पर ओम। 1/5 मतलब 0.2/100, ये होगा पर ओम। डबल जीरो से डिवाइड कीजिए, 0.002 आएगा, यानी पर ओम आएगा, जिसको साइमन भी बोलते हैं। कहीं पे साइमन भी लिख देगा तो पर ओम ही समझना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा आया? ये आया, ठीक है। अब देखिए, एन समरूप प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम, ठीक है, जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। n identical resistance are first connected in series and then in parallel, ratio of maximum and minimum resistance is, क्या होगा? n होगा, n स्क्वायर होगा, 1/n होगा, 1/n स्क्वायर होगा। किसके साथ जाइएगा? एक कैलकुलेट करके तुरंत जो है से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ए बी सी डी में कौन सा आपके लिए सटीक लग रहा है, किसको आप लाइक कर रहे हैं, कौन इसका परफेक्ट आंसर है। तो ये देखो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या है? श्रेणी क्रम, एन समरूप है, श्रेणी क्रम ऐसे ऐसे कर दो, आर 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 कहां तक जाएगा? एन तक जाएगा। तो इस समय श्रेणी क्रम में तुल्य क्या होगा? इक्विवेलेंट क्या होगा? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, एन तक, तो एन आर। उसी तरीके से ये हो गया। अब इसी को क्या करना होगा? फिर पैरेलल में लाना होगा, आर आर, इसी तरीके से चलते जाएंगे कहां तक? एन तक आर। तो यहां पे पैरेलल में क्या होगा?
1 बाई आर पी इज इक्वल टू, क्या लिखते जाओगे, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर एन तक, तो एन बाई आर कर दो इसको, तो आर पी इज इक्वल टू आर बाई एन पलट जाएगा। तो देखिए श्रेणी क्रम में लगातार जुड़ता है जो महत्तम देता है, और समांतर क्रम में इन्वर्स करके जोड़ते हैं तो ये जो है से न्यूनतम देता है। तो इस स्थिति में पहले कौन लेना है, मैक्सिमम अधिकतम, फिर कौन लेना है, न्यूनतम। तो अधिकतम कौन होगा, सीरीज वाला, श्रेणी वाला, और न्यूनतम कौन होगा, तो पैरेलल वाला यानी आरपी। तो क्या लिखेंगे, सीरीज में एन आर लिखिए और समांतर में आर बाई एन लिखेंगे। अब यहां से जो बर्बाद होने वाला है आर आर को कर दीजिए, एन ऊपर चला जाएगा यानी एन स्क्वायर हो जाएगा। यानी अधिकतम और न्यूनतम की जो अनुपात हो रहा है प्रतिरोध का श्रेणी और समांतर में, वो एन स्क्वायर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, अब देखो आगे, फिर है 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। अब देखिए दो बल्ब, टू बल्ब्स ऑफ 40 watt and 60 watt are connected to a 220 volt source. Their resistance ratio will be, क्या होगा, 4:3 होगा, 3:4 होगा, 2:3 होगा, 3:2 होगा। किसके साथ जाओगे, कौन सा सोल्व करके आ रहा है, ये आप जो है से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसकी रेशियो इतना होती है। तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि दो बल्ब लो, एक का पावर दे रखा है P1 जो कितना है 40 वाट है, दूसरे बल्ब का पावर ये 60 वाट है, ठीक है, इतना दे रखा है, और बल्ब को जोड़ते हैं 220 वोल्ट से, यानी यहां पर दोनों का वोल्टेज सेम दिया जा रहा है। अब समझिए प्रतिरोध का रेशियो निकालना है, उनके प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। तो एक बात बताइए कि P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R, ये होता है, तो यहां से R इधर लाइए, P इधर लेके चले, तो V स्क्वायर बाई ये P हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा R1, तो क्या लिखोगे V स्क्वायर बाई P1, R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P2, किससे, इस फॉर्मूला से। अब हमें रेशियो चाहिए प्रथम का और दूसरा का, वही पूछा है कि जो टू बल्ब है वो कनेक्ट जब हुआ है इतना से, तो रेसिस्टेंस का रेशियो। तो देखिए कुछ मत करो, R1 लिखो और बाई R2 लिखो, R1 के जगह पे V स्क्वायर बाई P1 लिखो, R2 के जगह पे V स्क्वायर बाई P2 लिखो। अब यहां से ऐसा कर सकते हो क्या, V स्क्वायर बाई P1 इंटू P2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे है, अब V स्क्वायर नीचे रह जाएगा, देखो V स्क्वायर नीचे रह जाएगा, तो V स्क्वायर कट जाएगा, P2 बाई P1, P2 कितना है 60, और नीचे P1 लिखेंगे तो P1 होगा 40, काट दीजिए तो क्या होगा 3/2 होगा, तो R1 रेशियो R2 लेंगे तो 3:2 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो ऑप्शन यहां पे डी करेक्ट हुआ। क्यों हुआ ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल अब चलता है आगे। देखिए दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, यहां पर देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। टू रेसिस्टेंस R and 2R are connected in series to an electric circuit. The ratio of heat energy creates in R and 2R will be, यानी दो वायर है जिसमें से
एक प्रतिरोध का है R का, दूसरा है 2R का। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें जो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी उसका अनुपात क्या होगा? ए नंबर में 1:2, दूसरा में 2:1, तीसरा में 1:4, चौथा में यानी डी में 4:1। किसके साथ जाएंगे? ए बी सी डी चारों ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा रेशियो करेक्ट होगा ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम बताएंगे क्या होगा और कैसे होगा, एक्सप्लेन के साथ, वो भी एक्सप्लेन करके कि किस तरीके से आता है आंसर। रटना नहीं, रटिएगा तो आगे जाके फंस जाइएगा, इसलिए रटना मना है। बाई कंसेप्ट देखिए, दो तार लेनी है, एक लेनी है जो आर प्रतिरोध का है, दूसरा लेनी है जो 2R प्रतिरोध का है। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। श्रेणी क्रम में खास बात होती है कि विद्युत धारा दोनों में बराबर पास करेगी, दोनों में इक्वल विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है, तो इससे भी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई ही होगी, आई ही होगी। यहां पर ये जो वायर है इससे उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी जो H1 होगा, और इससे जो उत्पन्न होगा ये H2 होगा। ठीक है, अच्छा तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? तो H1 जो होगा यानी H बराबर I² RT होगा। जूल के नियम से, हीटिंग इफेक्ट से इसमें लोगे तो H2 इज इक्वल टू I² इंटू 2R इंटू T होगा। अब हम दोनों का अनुपात लगा दें तो H1 अनुपात H2 ले लें तो क्या आएगा? I² RT होगा और बाई I² इंटू 2RT होगा। अब देखिए यहां से I² से I² कैंसिल, RT से RT कैंसिल, तो यहां से आएगा H1 बाई H2 इज इक्वल टू 1:2। सो H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 1:2 हो गया। तो H1 और रेशियो H2 इज इक्वल टू 1:2। तो क्या आएगा? ये आएगा 1:2। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? तो ऑप्शन ए के साथ जाना पसंद करेंगे। ये आपका परफेक्ट आंसर आ रहा है, इसको जो है से देना होगा आंसर। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सा माने कौन राशि समान रहती है? Which of the following quantities remains the same in parallel series? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा यहां पे, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। अब देखो, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ए और बी दोनों मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी और इलेक्ट्रिक करंट भी, क्या कोई नहीं, किसके साथ जाएंगे? किसी एक के साथ जाएंगे कि दोनों के साथ जाएंगे और कि किसी के साथ भी नहीं जाना पसंद करेंगे? कौन सा ऑप्शन है ये आप जो है से कमेंट बॉक्स में डालिए कि ए के साथ जाइएगा, बी के साथ जाइएगा, सी के साथ जाइएगा, डी के साथ जाइएगा। अब आप जवाब सुने कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या होने वाला है। तो सबसे पहले समांतर क्रम बोला है प्रतिरोधों का, तो दो प्रतिरोध लीजिए। एक प्रतिरोध ये है R1 वाला और एक प्रतिरोध ये लीजिए जो है R2 वाला, और दोनों को मैंने समांतर क्रम में जोड़ रखा है। जैसी एक जो है से विभवांतर आरोपित करोगे V वोल्टेज किसके बीच? इस छोर और इस छोर के बीच, या तो इस बिंदु और इस बिंदु, तो बिंदु का नाम दे देते हैं A और इस बिंदु का नाम दे देते हैं B। चलिए यहां से विद्युत धारा जाना शुरू कर दी। जैसे इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर पहुंचती है तो बंटवारा होता है, रास्ता दो है, तो दो रास्ता, कुछ विद्युत धारा
इधर चली जाती है और कुछ विद्युत धारा इधर चली जाती है, तो यहां पे विद्युत धारा क्या समान नहीं रहती। अब देखिए विभवांतर पे आते हैं। विभवांतर पे ए और बी बिंदु के बीच का विभवांतर भी है, तो ए और बी के बीच R1 है, ए और बी के बीच भी R2 है। तो जितना विभवांतर ए और बी के लिए R1 के लिए माना जाएगा, उतना ही ए और बी के लिए R2 का भी माना जाएगा। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है, यानी ए ऑप्शन सही है, यानी विभवांतर समान। तो याद रहे समांतर क्रम बोलेगा तो विभवांतर बराबर होती है, विभवांतर समान होती है। और यदि श्रेणी क्रम बोलेगा तो पलटी मार देना है तुरंत, विद्युत धारा समान। नेक्स्ट, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। यानी द हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट आई ड्यूरिंग टी टाइम इज क्या होगा, आई आर टी होगा, आई स्क्वायर आर टी होगा, आई आर स्क्वायर टी होगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी होगा। आप किसके साथ जाएंगे, ए को पसंद करेंगे, बी को पसंद करेंगे, सी को पसंद करेंगे या डी को पसंद करेंगे, वो आपको बतलाना है, वो भी कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। ए बी सी डी में किसके साथ जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। जब चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसकी क्या फॉर्मूला। तो इसके लिए देखिए, ये देखो प्रतिरोध है R और इससे विद्युत धारा I प्रवाहित करेंगे, तो यहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो H होता है, जो I स्क्वायर RT होता है। किससे, तो बोलना है जूल के नियम से। किससे, जूल के नियम से। यानी ऊष्मा ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो I स्क्वायर RT होता है और I स्क्वायर RT जो है वो आप देख रहे हैं ये है, यानी विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होता है और समय के सीधा समानुपाती होता है। इसको जूल्स का नियम भी बोलते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित जूल का नियम है ये। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट अब आता हूं आगे। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। यानी आप देख रहे हैं रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, रो इज इक्वल टू एल बाई आर ए, रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए, रो इज इक्वल टू आर एल ए। किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे, ए बी सी डी। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या इसकी फॉर्मूला होती है, इसे आप कमेंट बॉक्स में डालें। चलिए देखिए, अब सबसे पहले किसी चालक तार की जो प्रतिरोध होती है रो इंटू एल बाई ए होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है, यही होता है। मुझे क्या चाहिए, प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी का संबंध यानी फॉर्मूला, तो कौन सा होगा, तो रो रहने दो, आर के तरफ ए आएगा तो आर ए हो गया, एल गुना में है तो भागा में आएगा, यानी क्या होगा आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो देखिए ए नंबर हुआ। नेक्स्ट, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चांदी मतलब सिल्वर, सोना मतलब गोल्ड, तांबा मतलब कॉपर, जस्ता मतलब जिंक। किसके साथ जाओगे, कौन सा ऐसा लग रहा है कि जिसको सर्किट में जोड़ेंगे तो अच्छा चालक माना जाएगा, मतलब उसमें ऊर्जा की खपत ना के बराबर होगी, सबसे कम होगी, ये बताना है। विद्युत का प्रवाह आसानी से होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा, उसकी चालकता ज्यादा होगी, मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। इनमें से जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगा, चालक अच्छा होगा, गुड होगा। तो इनमें कंपेयर करना है, किसके साथ जाएंगे, ए बी सी डी।
है ना, चांदी सोना तांबा जस्ता किसके साथ जाना पसंद करें, किसको लाइक करते? तो इसका सही जवाब होगा ए, चांदी। क्योंकि चांदी की जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है, सबसे अधिक होता है, और जितने भी मटेरियल माने जाते हैं सबसे अच्छा चांदी होता है। लेकिन इसको विद्युत परिपथ में हम लोग जोड़ने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि महंगा होता है। एक बात महंगा होने के साथ साथ यह है कि यदि लगा दीजिएगा तो चोरी करके चोर लेकर भाग जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, क्या न्यूटन होगा, क्या जूल होगा, क्या वोल्ट होगा, क्या न्यूटन पर मीटर होगा, क्या होगा? ये आप बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको कमेंट में डाल दीजिए किसके साथ जाइएगा। क्या इसका जो है सो ऑप्शन होगा, क्या विद्युत वाहक बल की इकाई होती है? देखने से लगता है कि विद्युत वाहक बल बल है इसलिए न्यूटन हो जाएगा, इसलिए लोग ए में चकमा खा जाते हैं, लेकिन नहीं, ये विद्युत वाहक बल बल नहीं है। ये सेल के अंदर क्या है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जो है से इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। ये नाम से नहीं समझिए कि नाम है बल तो ये बल होगा, नहीं, ये सेल का ऐसा जो है से किया गया कार्य से संबंधित है। यानी इकाई आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट यानी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में जो कार्य होगा, तो यानी W/Q होगा, है ना। वही क्या है, विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ है। इसको क्या लिख सकते हो, जूल पर कूलॉम, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्ट। यानी ये एक प्रकार का विभवांतर है, एक प्रकार का क्या है, विभवांतर है, इसलिए इसका ऑप्शन वोल्ट होगा। नेक्स्ट, अब देखिए, किसी चालक के संवहन वेग जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, अनुगमन वेग भी बोलते हैं, है ना, VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है, द रिलेशन बिटवीन द कंडक्शन वेलोसिटी, ठीक है, VD एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ ए कंडक्टर इच। तो देखिए यहां पर जो VD होता है वो किसके साथ संबंध रखता है ना, E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या E स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या √E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या कांस्टेंट रहेगा? कौन, VD। यही जवाब आपको देना है, किसके साथ जाएगी, ABCD चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? तो सबसे पहले इसका जो बेसिक फार्मूला होता है E इंटू E टाउ और बाई M होता है। तो कौन सा होगा, E? तो E के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए दे दिया। नेक्स्ट, अब देखिए, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड, टाइम कितना है, 1 सेकंड, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे? यानी ए करंट ऑफ इतना एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग पर सेकंड अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर। यानी देखिए, सबसे पहले बोला कि आई जो है वो आपको दे रखा है 3.2 एम्पियर, कितना समय की बात है, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, तो व्हाट, कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर में 2 इंटू 10⁻⁹, बी नंबर में 3 इंटू 10⁻⁻⁹, सी नंबर में 5.2 इंटू 10⁻⁹, डी नंबर में 9 इंटू 10⁻10। यानी आप किसके साथ जाएंगे, आप किसको पसंद करते हैं, कौन सा आंसर आपको लग रहा है, वो आप जो है से अभी के अभी ये नीचे वाले कमेंट बॉक्स में डालिए, ABCD कौन सा होगा। तो यहां पे आएगा, सबसे पहले I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q/T लिखते हैं, ठीक, Q के प्लेस पे क्या लिखोगे, NE/T। तो यहां से T इधर चला जाएगा, तो ये हो गया IT इज इक्वल टू NE। तो N बराबर IT और बाई E, I का वैल्यू 3.2, T का वैल्यू 1, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹,
अब यहां पर कट कीजिए, ये कट गया, 2 आएगा, ऊपर लेकर चले जाइए तो n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 19, यानी ऑप्शन आपका आ रहा है ए, करेक्ट आंसर जो आ रहा है, सही जवाब आपका आ रहा है ए। अब देखिए, विद्युत वाहक बल की विमा है, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, देखिए यानी विद्युत वाहक बल की जो बीमा है, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज क्या होगा, ए में है m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, a पर पावर 0, b है m1 l2 t -2, a पर पावर -1, c है m पर पावर 1 l1 t पे पावर -2, a0, m1 l2 t पे पावर -3, a पर पावर -1। किसके साथ जाएंगे, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, आपके स्क्रीन पे चारों ऑप्शन दिख रहा है, किसके साथ जाना पसंद करेंगे वो जल्द जवाब देंगे। अब देखिए, इसके लिए बीमा के लिए डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला लिखनी पड़ती है। तो EMF इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है। डायमेंशन लगा दो, क्योंकि इसका डायमेंशन इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला है। तो W का होता है ml2 t पे पावर -2, चार्ज का होता है AT, तो A आएगा m, L पे पावर 2, T ऊपर जाएगा, T पे पावर -3, A पे पावर -1, यानी m पर पावर 1, L पर पावर 2, T पे पावर -3, A पे पावर -1, कौन सा मैच किया, डी ऑप्शन, यानी आंसर आ गया यहां पे डी। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, यानी व्हीटस्टोन सेतु जो है उससे किसकी तुलना की जाती है, कंपेयर द व्हीटस्टोन ब्रिज विथ, प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, सभी ऑल। आपके स्क्रीन पे जो सवाल दिख रहा है वो व्हीटस्टोन सेतु से है, व्हीटस्टोन ब्रिज से है, उसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, किसकी तुलना के लिए करते हैं, ए के साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, कि ऑल के साथ यानी डी के साथ जाएंगे, किसके साथ जाना पसंद करेंगे, है ना, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए, इसका यूज किया जाता है प्रतिरोध को तुलना करने के लिए, प्रतिरोध को तुलना करने के, ये हो गया। अब देखिए आगे, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, ये आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है ना। तो ताप बढ़ाते हैं, इसका ताप बढ़ने से इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है मतलब इंक्रीज, घटता है मतलब डिक्रीज। सी नंबर में कभी बढ़ता है कभी घटता है, मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। अब परिवर्तित होता है मतलब रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स अनचेंज, कभी बदलता ही नहीं है, क्या होगा, ये आप जो है से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप किसके साथ जाएंगे, आप किसको सपोर्ट करेंगे, आपको कौन सा सही लगता है, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। आपके कमेंट बॉक्स में इंतजार है ना, किसके साथ आप जाएंगे, ए बी सी डी, आपका इंतजार चल रहा है। अब देखिए, तो इसमें आएगा बेसिक कंसेप्ट आर थीटा, यानी थीटा टेम्परेचर पर प्रतिरोध, आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये जो है ताप के से संबंधित किसी भी प्रतिरोध की बात हो, किसी भी, है ना, मटेरियल के प्रतिरोध की, तो अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है, किसका, तो यहां पर आ जाइए सेमीकंडक्टर के पास, अर्धचालक के पास, यानी अर्धचालक का अल्फा नेगेटिव होता है, तो यदि आप ताप बढ़ाते हैं तो इसकी प्रतिरोध घटता है, यानी ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है मतलब डिक्रीज करता है। इसीलिए बोला जाता है कि निम्न ताप पर, लो ताप पर, यानी कमरे के तापमान पर भी यदि आप अर्धचालक को रखते हैं तो वो जो है से एक कुचालक होता है, ठीक है,
और बोल सकते हो वो जो है से विद्युत धारा प्रवाहित होने नहीं देता है। यदि उसकी ताप को बढ़ा देते हैं तो वो चालक में कन्वर्ट हो जाता है, चालक का गुण आ जाता है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध घटता है और ताप बढ़ाने से वो अर्धचालक चालक बन जाता है। अच्छा, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। द ईएमएफ ऑफ ए सेल कैन बी मेजर्ड बाई, आपके स्क्रीन पे ये सवाल आ चुका है जिसमें से 4 ऑप्शन के साथ आया है ना। वोल्टा मापी द्वारा यानी बाई वोल्ट मीटर, धारा मापी द्वारा मतलब बाई एमीटर, गैल्वेनोमीटर द्वारा यानी बाई गैल्वेनोमीटर, विभव मापी द्वारा मतलब बाई पोटेंशियोमीटर। आप किसके साथ जाएंगे? आपके पास चारों ये है ना इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। आप सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए किसका यूज करें, किसको उपयोग में लाएं, किससे माप सकते हैं? ये आप अभी के अभी आपका इंतजार है आंसर का। किसके साथ जाएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में डालें। तो ये होता है विभव मापी द्वारा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध विभव मापी द्वारा मापा जाता है। अब देखिए किरचॉफ का पास नियम यानी जो बंद पास नियम है, द्वितीय नियम जिसको वोल्टेज लॉ बोलते हैं, जो केवीएल के नाम से जाना जाता है, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? Kirchhoff's loop law and second law is based on the principle of conservation of which energy, यानी किस एनर्जी के मतलब है ना किस पर जो है से आधारित है। यानी यहां पे इसको हटा दे, ठीक है। यानी कहने का मतलब होगा कि जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है वो किसके कंजर्वेशन पे आधारित है। आपका स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा है आवेश यानी चार्ज, संवेग मतलब मोमेंटम, ऊर्जा मतलब एनर्जी, द्रव्यमान मतलब मास, डी नंबर। आप किसके साथ जाएंगे? तो यहां पे ये जो होता है वो ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत। क्योंकि बंद पास का नियम में कुल जो वोल्टता होती है, कुल जो वोल्टेज होता है, उसका अलजेब्रिक सम लोगे, बीजगणितीय योग लोगे तो शून्य होता है। आगे आपके स्क्रीन पे आ गया है अगला सवाल। अगला सवाल के साथ 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। सवाल पहले पढ़ते हैं। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। If the resistance of an electric circuit is half at constant potential difference, the value of heat generated will be, क्या होगा? आधा होगा, दुगना होगा, 4 गुना होगा, चौगुना, स्थिर रहता है। ठीक है, तो किसके साथ आप जाएंगे? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, किसके साथ जाएंगे ये बतलाना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या करना है, प्रतिरोध को आधा करना है, यही ना, प्रतिरोध को आधा करना है। तो H बराबर ऐसे होता है आई स्क्वायर आर टी, लेकिन देखो सॉरी प्रतिरोध नहीं, हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा, उत्पन्न उष्मा का मान H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। H बराबर हीट एनर्जी, लेकिन हमें क्या दिया हुआ? विभवांतर स्थिर रखना, स्थिर विभवांतर, विद्युत धारा नहीं चाहिए। तो देखो विद्युत धारा के जगह पे लिखोगे भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आई बराबर भी बाई आर, तो ये आर रहेगा, टी रहेगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। तो सिंपल ऐसा करें, ये जो एच है वो भी स्क्वायर बाई आर टी दे दें। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखो ये प्रथम बार है उष्मा, दूसरा बार लोगे तो क्या करना है? भी तो वही रहेगा, स्थिर है, प्रतिरोध को आधा कर दो, तो R बाई 2 लिख दो, और यहां पे T जो है ये नीचे लिखा गया है, T को ऊपर लिखिए, ठीक है। और T हो गया, ये क्या हो गया? तो यहां पर सेकेंड हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, इसको और आगे बढ़ा लीजिए, H2 बराबर 2 इंटू
वी स्क्वायर बाई आर टी। प्रथम समीकरण में ये देखो है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एच वन, यानी H2 इज इक्वल टू 2H1, यानी क्या हो गया, डबल हो गया है, दुगना हो गया है, यानी इसको दुगना आंसर। अब देखिए आ गया नेक्स्ट, दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 व E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल है। टू सेल्स हुज EMF, ठीक है, हुज EMF इज E1 एंड E2 एंड इंटरनल, ठीक है, रेसिस्टेंस इज R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहां पर दो सेल लिए, एक सेल है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, EMF E1 है, देखो E2 है और ये R2 है। अब इन दोनों को समांतर में जोड़, इसका जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा वो आपको बतलानी है। तो स्क्रीन पे चार ऑप्शन है, E1 R1 प्लस E2 R2 बाई E1 R1, E1 प्लस R1, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, रूट ओवर E1 इंटू E2, E1 प्लस E2 बाई 2, किसके साथ आप जाएंगे, A B C D। तो ये जो है इसका E इक्विवेलेंट होता है E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, तो ऑप्शन यहां पर बी नंबर के साथ जाएंगे, यानी बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, चित्र में I का मान होगा, इन फिगर द वैल्यू ऑफ I इज, I का वैल्यू यहां पर क्या होगा, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 14 एम्पियर, किसके साथ आप जाएंगे। तो सबसे पहले देखो ये है पहली वाली जंक्शन पॉइंट, ये है दूसरी वाली जंक्शन पॉइंट, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, जितना जंक्शन पॉइंट पे विद्युत धारा आएगी उतना ही विद्युत धारा वहां से जाएगी, ठीक है। या तो विद्युत धारा का बीजीय योग शून्य होता है उस बिंदु पर, आने वाली प्लस जाने वाली माइनस। चलिए देखिए, तो यहां पे आ रही है, इधर से आ रही है 20 एम्पियर, इधर से आ रही है 4 एम्पियर, मिल करके दोनों बना लिया 24 एम्पियर, ठीक, 24 एम्पियर। तो आया कितना 24 एम्पियर, और गया कितना, इधर गया 8 एम्पियर, तो कितना होना चाहिए तब 24 होगा। तो आया 24, निकल रहा है 8 इधर, तो ये रास्ता खाली है, तो इस रास्ता में कितना जाएगा, 24 में 8 माइनस कर दीजिए, तो इधर बचा कितना 16 एम्पियर, ठीक है। देखो जितना आया, दो रास्ते से आया, दो रास्ते से निकल गया, 20 4 24 आया, 8 इधर गया तो 16 इधर गया। अब देखिए इस बिंदु पर आ रहा है कितना, तो इधर से आ रहा है 16 एम्पियर, इधर से आ रहा है 8 एम्पियर, और दोनों मिल करके इधर जा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो यहां पर आया कितना, तो यहां पर बोलिएगा 16 एम्पियर, और आया कितना, तो ये हो जाएगा यहां पर 16 प्लस 8 होगा, यानी 16 8 24 एम्पियर। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो है से 24 एम्पियर है, 24, और ये हो जाएगा आंसर आपका 24 एम्पियर। वो बाई मिस हो गया है, मिस है ना टाइपिंग में। चलिए देखिए, तो ये आ गया। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब है यहां परिपथ में संधारित्र पर आवेश होगा, यानी हमें इस संधारित्र पर हमें आवेश निकालनी। देखो तो इसमें बताना है कितना आवेश होगा, 18 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, 36 माइक्रोकूलम, आप किसके साथ जाना पसंद करें ये बताएं। तो देखिए यहां पर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे
विद्युत आवेश निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों छोरों के बीच विभवांतर निकालना होगा, क्योंकि धारिता दिया हुआ है, वोल्टेज रहेगा, तो Q बराबर बेसिक कंसेप्ट होता है, C भी उसको यूज करेंगे और सवाल सोल्व करेंगे। तो वोल्टेज कैसे निकाले, वोल्टेज तो मालूम ही नहीं। तो देखिए बेचारे जो सेल लगा हुआ है उस सेल से विद्युत धारा आया आई, यहां पर आया, इस रास्ते तो जाएगा नहीं क्योंकि संधारित्र में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इस रास्ते से चला गया आई, ठीक है। इसके बीच जो विभवांतर होगा वो भी होगा, वही विभवांतर इस सेल के लिए होगा, सॉरी इस संधारित्र के लिए होगा। तो सबसे पहले आपको आई निकालना पड़ेगा। आई बराबर क्या होगा, विद्युत वाहक बल सेल का वोल्टेज 12 वोल्ट बाई कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध दोनों से जा रहा है, तो ये दोनों जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में, तो 9 + 3 यानी 12/12 कट गया 1 आया, तो I इज इक्वल टू कितना आया 1 एम्पियर। इसकी वोल्टेज ले लीजिए, तो इसकी वोल्टेज क्या आएगा, तो IR आएगा, तो I इंटू 3 आएगा, I का वैल्यू 1 इंटू 3 यानी 3, ये क्या आएगा वोल्ट आएगा, हो गया ऐसा, तो 3 वोल्ट हो गया। तो इस पर चार्ज लोगे जब, तो यहां पर Q इज इक्वल टू C भी होता है, C का वैल्यू 6 माइक्रो रखिए, V का मतलब 3 रखिए, कुलॉम होगा, तो 6×3 = 18 माइक्रो कुलॉम यानी 18 माइक्रो कुलॉम। आपका ऑप्शन इन चारों में स्क्रीन पे कौन सा होगा, 18 माइक्रो कुलॉम होगा, यानी ये ऑप्शन होगा। कैसे आया वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए किरचॉफ जंक्शन नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन व्हिच कंजर्वेशन प्रिंसिपल, यानी किसके कंजर्वेशन पे। स्क्रीन पे चारों ऑप्शन, द्रव्यमान मतलब मास, आवेश मतलब चार्ज, ऊर्जा मतलब एनर्जी, कोई नहीं, किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे। आपके ऑप्शन का, आपके जो है से जवाब का इंतजार कमेंट बॉक्स कर रहा है, उसमें आप डालिए आप किसके साथ जाइएगा। यहां पे किरचॉफ जंक्शन नियम जो है वो क्या बतलाता है, आने वाली इज इक्वल टू जाने वाली, जितना विद्युत धारा आएगी उतना विद्युत धारा इस संधि बिंदु से, इस मिलन बिंदु से चली जाएगी, जिसमें से ये होता है सिग्मा आई बराबर 0, जो विद्युत धारा आना और चला जाना, विद्युत धारा का आना और चला जाना मतलब आवेश का आना प्रति समय में, प्रति सेकंड में, और चला जाना, तो किस पे संरक्षण है, किसका संरक्षण है, तो आवेश का संरक्षण है। प्रथम नियम जिसको केसीएल बोलते हैं, जो जंक्शन नियम के नाम से जाना जाता है, या तो करंट के नियम से जाना जाता है, करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये क्या है, ये जो है से आवेश के संरक्षण पर, और दूसरा जो नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर। नेक्स्ट, अब देखिए जब किसी धातु का ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल, when the temperature of any metal is increased then the product of conductivity and resistivity is। आपके स्क्रीन पे जो सवाल दिख रहा है वो किसी धातु के ताप बढ़ाने से संबंधित है, और आपको बतलाना है कि ताप बढ़ा रहे हैं धातु का तो उसकी चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होगा। बढ़ता है मतलब इंक्रीज, घटता है मतलब डिक्रीज, अपरिवर्तित रहता है मतलब अनचेंज, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आपके स्क्रीन पे जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें से किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, किसको लाइक करेंगे, वो इंतजार आपका कर रहा है कमेंट बॉक्स। उस कमेंट बॉक्स में आप मुझको जवाब देने, तो आप जवाब दीजिए कैसे, माने क्या होगा। तो देखिए हम बताएंगे कैसे, आप सिर्फ जवाब। तो देखिए कैसे,
तो सबसे पहले चालकता और प्रतिरोधकता, इसको चालकता को देखो, कंडक्टिविटी को स्मॉल सिग्मा से और रेसिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो कंडक्टिविटी है और ये जो रेसिस्टिविटी है उसमें संबंध क्या है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टिविटी। अब देखो इसको गुना कर, तो कंडक्टिविटी इंटू रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1, किसी के लिए क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब है ये कांस्टेंट है, ये 1 एक नंबर है जिसको क्या है बढ़ने घटने से कोई मतलब नहीं रखता है। इसका मतलब है कि आप किसके साथ जाइएगा, तो आप देख चुके हैं कि 1 आ चुका है, इसकी फार्मूला इसकी सिचुएशन, तो किसके साथ जाएंगे, तो अपरिवर्तित रहता है, मतलब इसमें कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। आगे देखिए, चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालें। इन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी दो पॉइंट है और इसके बीच इस तरह का जाल बिछा हुआ है प्रतिरोध का, तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो, 6 ओम होगा, 9 ओम होगा, 12 ओम होगा, क्या डी 15 ओम होगा। आप किसके साथ जाएंगे, आप किसको पसंद करते हैं, वो जो है से आप स्क्रीन पे देखिए और स्क्रीन पे देखकर आप जवाब लगाइए, ए बी सी डी कौन सा होगा, इसका सटीक जवाब कमेंट बॉक्स का इंतजार, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि होगा कौन सा ऑप्शन। चलिए देखिए, ए और बी के बीच निकालनी है, यदि ऐसा फिगर दिखे इधर से मतलब एक जो है से चतुर्भुज बना रहे और बीच में इसका जो विकर्ण है जो डायगोनल है उसमें एक प्रतिरोध रहे, तब देखा जाता है क्या इसका और इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है या नहीं। तो इसका रेशियो 5/10, मतलब इसका रेशियो 1/2 आएगा। इसका रेशियो निकालेंगे तो 4/8 इज इक्वल टू यहां पर 1/4/8 मतलब 1/2, यानी इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है। तो उस स्थिति में ये सी बिंदु और ये डी बिंदु के बीच जो विभवांतर होगा वो शून्य होगा, यानी यदि इसका अनुपात बराबर होता है तो सी पर जो वोल्टेज होगा वही डी पर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और ये प्रतिरोध कोई काम का लायक नहीं, मतलब इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी। अब विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी तो ये विरोध नहीं करेगा और ये विरोध नहीं करेगा मतलब इसका कोई काम नहीं, ये निकम्मा है। इस स्थिति में इसको मान लेता हूं कि ये जो है ये जो 6 ओम वाला है वो क्या है, तो निकम्मा है, यानी कोई काम का नहीं है। और जब कोई काम का नहीं है तो इसको भगा देंगे, सर्किट से में कोई मतलब नहीं है इसका। तो इस स्थिति में क्या होगा, ए बिंदु है, चला मैंने बीच में तो खत्म हो गया है ना, बीच का संबंध खत्म हो गया है ना, इसका सब कुछ खत्म हो गया। इधर जाए तो इधर जाएंगे तो ये आएगा 5 ओम, उसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे मिलेगा 4 ओम, फिर नीचे से चल मिलेगा यहां पर 10 ओम, ये मिलेगा 10 ओम, फिर आगे बढ़िए फिर मिलेगा 8 ओम। अच्छा, अब ए और बी हो गया। अब देखो यहां से ये दोनों क्या है, तो श्रेणी में है, तो ये हो गया R1 कितना 5 4 9, ये दोनों श्रेणी में है तो इन दोनों को कंबाइंड कीजिएगा तो ये हो गया R2, तो ये हो गया 18। अब यहां से बात करते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, समांतर क्रम है तो 1/R1 यानी 1/9 होगा प्लस 1/18 होगा। अच्छा, तो 1/R इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए तो 9 और 18 का एलसीएम 18 होगा।
तो 9 दूना 18 प्लस 18 18 कट जाएगा, एक आएगा तो 3/18 होगा। तो इसको जब काटोगे तो 3/18 मतलब 3 छक 18, तो R बराबर 6 ओम, यानी 6 ओम के साथ जाएंगे। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? तो यहाँ पे 6 ओम का ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो अब देखते हैं आगे का सवाल। आगे का सवाल यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।